Hi guys, in the series of discussion of industrial relations and labor laws, which is a very important component of your UPSC EPFO examination, today we are going to discuss a very important act under it, that is पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी यहां पर फ्यूचर में भी काफी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली इन द 2025 एग्जामिनेशन। तो जो भी कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एक्ट यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे एक्ट्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। बिलीव मी, जो भी चीज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपको वहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और जब यहां पर हम पेपर एनालाइज करेंगे तब मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा कि हमने ये यूट्यूब सेशन में डिस्कस किया था और आपने उसे देखा था या नहीं देखा था, वो आपको यहां पर डिसाइड करना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज प्रकाश। आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा क्योंकि काफी सेशंस हमने कर लिए हैं, इंक्लूडिंग द सोशल सिक्योरिटी एक्ट एज वेल एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज वाला जो हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। अब यहां पर देखिए जो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसका नाम क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, पहली बात तो ये चीज समझिए कि लगभग ये 90 इयर्स पहले का एक्ट है, 1936 का है। 90 इयर्स, ठीक है, करेंटली 2025, तो 1936 मतलब लगभग यहां पे 90 इयर्स पहले का। आप सोचिए कितना पहले का एक्ट है। ठीक है, बट यस चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं किए जा रहे, इसलिए लेबर कोड्स को लाया जा रहा है कि यहाँ पे लेबर कोड्स आएंगे तो चीजें अपडेट हो जाएंगी। क्योंकि यहां से सोचिए 100 साल 90 साल इतने पुराने एक्ट को रेफर करने में जो रेलेवेंस है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, डिमांड चेंज हो चुकी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एक्ट है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। बट ठीक है, अभी जब तक लेबर लॉ एक्चुअल में यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर दिए जाते हैं, सॉरी लेबर कोड्स जब तक यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक ये एक्ट्स रेलेवेंट है अभी करंट सिनेरियो में। पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें तो जो लोग यहां पर काम करते हैं, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जो लोग काम करते हैं, आप भी जॉब करते होंगे या आपके पेरेंट्स भी जॉब करते होंगे, तो उन्हें यहां पर क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, उन्हें यहां पर वेज मिलता है। ठीक है, तो अब अगर उस वेज को रेगुलेट ना किया जाए, क्या मतलब है इस चीज का रेगुलेट ना किया जाए? उस वेज के रिगार्डिंग अगर यहां पे कोई रूल्स ना बनाया जाए कि वेज आपको यहां पर कब मिलनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अगर यहां पे रूल नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा? एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? एम्प्लॉयर बोलेगा एक काम करो, 2-3 महीने काम कर लो, उसके बाद हम वेज दे देंगे। तो इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि भाई अगर आपने इतने दिन काम किया है, 1 महीने, तो 1 महीने बाद आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, आप यहां पे बहुत सारी चीजें डिडक्ट भी की जाती हैं आपकी वेज में से। ठीक है, कई बार जो फैसिलिटीज मिलती है, कई बार आपने कुछ यहां पर आपके डिफॉल्ट से कुछ नुकसान हो गया, कई बार आपने यहां पे बिना इंटीमेशन के आपने यहां पर लीव ले ली, तो यहां पर डिडक्शंस भी होते हैं। तो डिडक्शंस किस लेवल पर हो सकते हैं, कितने डिडक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से डिडक्शंस हो सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है वेज या सैलरी आपको कम मिल रही होती है, तो उस केस में आपके पास क्या प्रोविजन है? एम्प्लॉयर ने अगर मना कर दिया कि यही है जो एक्चुअल अमाउंट आपकी सैलरी का वो यही है, तो उसके बाद आपके पास कोई रास्ता है या नहीं है? तो गाइस ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को इनेक्ट किया गया था, ताकि जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं, जो लोगों को वेज मिल रही है काम करने के बदले, उसमें किसी भी तरीके का यहां पर देखा जाए तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से यहां पर अनड्यू एडवांटेज एम्प्लॉयर ना ले सके। इसीलिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को यहां पर पास किया गया था। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आइए डिटेल में सारे ही प्रोविजंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव की। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक्ट में ऑब्जेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आप जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड पोजीशन पर पहुंचना। उसी तरीके से जब भी कोई एक्ट इनैक्ट किया जाता है, जब भी उसे इन्फोर्समेंट में लाया जाता है, तो उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पर इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट। टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करना है? टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। तो कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, कुछ सर्टेन क्लासेस। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, इनको हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो सर्टेन क्लासेस ऑफ जो एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उनके पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करने के लिए यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को बनाया गया है। मतलब हर इंसान के लिए नहीं, हर इंसान जो काम कर रहा है उसके लिए नहीं, सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस। वो कौन डिसाइड करेगा? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो वो जो सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस है जो काम कर रहे हैं,
उनके जो उनको जो वेजेस मिल रही है उसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को लाना पड़ा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी एक्ट को नहीं लाया जाएगा तो आप उसके कॉन्सिक्वेंस एक बार सोच कर देखिए कि अगर मान लीजिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं आया, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप यहां पर जो वेज पीरियड होगा, वेज पीरियड मतलब जिसमें जब आपको यहां पर सैलरी पे करनी है, तो यहां पर वेज पीरियड 1 मंथ का होगा एज पर द एक्ट। लेकिन यहां पर अगर ये एक्ट ना होता तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयर इतना ज्यादा ओबीडियंट होता, इतना ज्यादा डिसिप्लिन होता कि वो 1 महीने में सैलरी आपको देता? नहीं। तो कहीं ना कहीं जो फियर फैक्टर यहां पे क्रिएट किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है सोसाइटी में एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि किसी का भी जो ह्यूमन राइट है वो यहां पर एक्सप्लॉइट ना हो सके, उसका वायलेशन ना हो सके। ठीक है जी। तो यहां पर जो सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उनको जो यहां पर वेजेस मिलती है उसको रेगुलेट करने के लिए, उससे उसके रिलेशन में रूल्स बनाने के लिए यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कहां पर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ठीक है, क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या आपके घर में जो मेड काम कर रही है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो यहां पर अगर हम बात करें, इट अप्लाइज टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्संस एम्प्लॉयड, ठीक है, इन एनी फैक्ट्री, रेलवे, इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट। ऐसे कोई भी पर्सन जो यहां पर फैक्ट्री, रेलवे, इंडस्ट्रियल या अदर स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस एक्ट को अप्लाई कर सकती है ऐसे किसी भी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जिसके ऊपर अभी करंटली में वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए 3 मंथ्स का यहां पर नोटिस देना पड़ेगा। क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब यहां पर किसी भी एक्ट को किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल किया जाता है या न्यूली अगर किसी स्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल किया जाए तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं जो करनी पड़ती हैं, उसका टाइम एटलीस्ट उस स्टैब्लिशमेंट को मिलना चाहिए। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट किस पर एप्लीकेबल होगा? जो लोग यहां पर इन एरियाज में फैक्ट्री, रेलवे, इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट में यहां पर एम्प्लॉयड हैं, और या फिर ऐसा कोई स्टैब्लिशमेंट जो जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है कि हो, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 मंथ्स का नोटिस दे देगी कि भाई आपके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, जो भी प्रिपरेशंस करनी है इसके कंप्लायंस से रिलेटेड वो कर लीजिए। सेकेंडली, दिस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इफ नॉट एक्सीडिंग ₹24,000 पर मंथ। तो यहां पर तो बहुत ऑफिसर लेवल पर भी, बहुत ही टॉप मैनेजमेंट लेवल पर भी लोग हैं भाई। रेलवे में, फैक्ट्री में तो ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 लाख, 5-5 लाख सैलरी पर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है? नहीं। इन एस्टैब्लिशमेंट में जो लोग यहां पे 24,000 पर मंथ की सैलरी मैक्सिमम ड्रॉ कर रहे हैं, मैक्सिमम 24,000 की सैलरी यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, उनके ऊपर ही ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, फिल्टर समझ में आ रहा है? फिल्टर क्या है? इन स्टैब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल है, मतलब इन स्टैब्लिशमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, उनके लिए, उनके पेमेंट ऑफ वेज को रेगुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ उनकी जो सैलरी, उनकी जो वेज है 24,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर यहां पर एप्लीकेबल होगा। जिसकी यहां पे 25,000 है उसके ऊपर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 24,000 जिसकी, या मैक्सिमम 24,000 या उससे कम है, तो उसके ऊपर यहां पर जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशन क्लॉज गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ही डेफिनेशन क्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो उस एक्ट की अंडरस्टैंडिंग की बात करें, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्योंकि कोई भी टर्म अगर यहां पे यूज किया जा रहा है एक्ट में, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसका जो मीनिंग है वो डेफिनेशन क्लॉज में आप जाकर देख सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। ऑलरेडी जुडिशरी के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो ये छोटे छोटे केसेस जाएंगे तो फालतू में इसको टाइम बहुत लगेगा, काफी टाइम वेस्ट होगा, वहां पे काफी वेटिंग लिस्ट रहती है। तो इसलिए यहां पर हर चीज क्लियर हो, जितना ज्यादा क्लैरिटी यहां पे प्रोवाइड किया जा सकती है उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट की गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती है, जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, तो ये तो पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। अदरवाइज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहां पर युद्ध हो जाएगा कि ये मेरे अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये मेरे अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ये मेरे अंडर में है। तो एटलीस्ट इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर रेलवेज, माइंस के केस में, या एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या ऑयल फील्ड के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर यहां पर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी रूल्स बनाने हैं वो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन रिलेशन टू ऑल अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द वेज। बात ही वेज की हो रही है, हम पूरा एक्ट ही पढ़ रहे हैं, पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट का।
तो ऑब्वियसली बात है वेज तो पता होना चाहिए। और आपको लगभग सारे लेबर लॉज में, सारे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स में आपको वेज की डेफिनेशन देखने मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट यहां पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर हो रहा है तो वहां पर जो वेज की डेफिनेशन है वही कंसिडर की जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हम यहां पर एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट में देखिए आप वेज की डेफिनेशन है, नो। आपका डिस्प्यूट इस पर्टिकुलर एक्ट में है तो यहां पर आपके जहां जहां भी वेज टर्म यूज होगा वहां पर वेज का मीनिंग ये होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जो सारा पैसा, जो सारे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है पर्सन एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो यहां पर मनी के टर्म्स में जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे हम यहां पर वेज मानेंगे, ठीक है। चाहे वो डियरनेस अलाउंस हो, चाहे वो एचआरए हो, चाहे वो बेसिक सैलरी हो, जो भी हो, जो भी पैसे के टर्म्स में जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे यहां पर हम क्या बोलेंगे, वेज बोलेंगे। और भी चीजें इंक्लूडेड है यहां पर रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज और लीव। तो यहां पर कोई भी रेम्यूनरेशन अगर किसी पर्सन को मिल रहा है, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट था उसका सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट था उसका सेटलमेंट यहां पे वर्कर के फेवर में हुआ, कुछ अमाउंट मिला है उसे भी जोड़ा जाएगा। उसने ओवर टाइम काम किया है उसमें कुछ पैसे मिले हैं वो भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। हॉलीडे और लीव के अगेंस्ट में होता ना कि हमारे पास एक फिक्स हॉलीडेज होती हैं या हमारी फिक्स लीव्स होती हैं, ठीक है। तो आपने अगर उस दिन भी काम किया है या आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ मिल रहा है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं उसको इन कैश कराना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में भी कुछ पैसे मिल रहे हैं, सो उसे भी यहां पर वेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। देन एडिशनल रेम्यूनरेशन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सम टू विच द पर्सन इज इंटाइटल्ड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ। कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन भी पे किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर तो उसे भी यहां पर वेज माना जाएगा, ठीक है। देन एनी सम पेबल बाय द रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लेते हैं किसी पर्सन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसे जो पेमेंट मिल रहा है, जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो भी यहां पर टर्मिनेशन की वजह से जो यहां पर पैसा उसे मिल रहा है, कोई भी सम यहां पर दिया जा रहा है वो भी यहां पर वेज की डेफिनेशन में जोड़ लिया जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या वेज माना जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या वेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूजन क्लॉज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एनी बोनस नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन पेबल और विच इज नॉट पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ऐसा कोई बोनस जो किसी भी तरीके से रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा बोनस जो किसी भी तरीके से रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं। कई बार क्या होता है ना, बोनस आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो वो तो वेज में माने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई रेम्यूनरेशन जो बोनस जो ऐसा कोई बोनस जो आपके रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर उसे हम वेज की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ कोई अवार्ड और सेटलमेंट ऐसा जो यहां पर जो कोर्ट के ऑर्डर के बिना यहां पर मिल रहा है उस पर्टिकुलर वर्कमैन को तो उस केस में भी उसे वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई वैल्यू यहां पर कोई हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है या लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, वाटर और मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो उसे भी यहां पर नहीं ऐड किया जाएगा। होता ना कई बार यहां पे फ्री आपको जैसे आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वहां पर आपको फ्री हाउसिंग दे दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज फॉर्म में, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी वेज नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपको तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने की वजह से आपको वो चीज मिल रही है, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं बोलेगा एम्प्लॉयर कि भाई हमने आपको यहां पर जो घर दिया है उसमें उसका जो रेंट है वो 15,000 पर मंथ है, वो ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहां पर इस एक्ट में उस पर्टिकुलर जो चीजें मिल रही हैं उसको हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, अदर एमिनिटीज, तो उसे यहां पर वेज की डेफिनेशन में नहीं ऐड किया जाएगा। देन फर्दर यहां पे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच में हैव अक्रूड देयरऑन। तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा है उस वर्कमैन के रिगार्डिंग यहां पर जो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, वहां पर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसे भी यहां पर वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर कोई ट्रैवलिंग अलाउंस जो उसे मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस किस लिए मिलता है, आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कंपनी ऑफिशियल वर्क से, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी आपको मिल रहा है तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी वेज नहीं होगा क्योंकि आप यहां पर अपने काम से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आपने अपनी कॉस्ट पहले बेयर की, उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्स हो गया, तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है वो भी नहीं, और साथ साथ में जो ग्रेचुइटी पेएबल है बेसिकली वो भी आपको यहां पर वेज की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या चीज वेज का पार्ट है, क्या चीज वेज का पार्ट नहीं है एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। हमेशा आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा एक्ट का रेफरेंस जरूर रहेगा क्योंकि वेज की डेफिनेशन तो ऐसे बहुत ही वेग हो जाएगी, सारे ही एक्ट में आपको देखने मिल जाएगा, तो वहां पर डेफिनेटली एक्ट का नेम मेंशन रहेगा और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कोर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो एक्ट का कोर प्रोविजन है वहां पर बढ़ते हैं।
तो यहां पर सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहां पर वेज पेमेंट करने की, वेज का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई आपके यहां पर कोई काम कर रहा है, ठीक है, 1 महीना हो गया, उसने आपसे बोला सर वेज, तो आप बोलोगे नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर मैनेजर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं यहां पर सुपरवाइजर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर यह चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर वेज पे करने की। भाई काम तो आपने करवा लिया, लेकिन वेज पे करना है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी तो आप उस इंसान को पकड़ेंगे, है ना, तभी तो आप उस इंसान को पकड़ पाएंगे कि भाई यहां पे इस बंदे ने काम किया है, आपको यहां पर इसे वेज पे करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें, सो एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस। क्लियरली मेंशन है कि हर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन जो यहां पर मेंशन होगी इस एक्ट में, वहां पर जो भी एम्प्लॉयर हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर वेज का पेमेंट करने की। जो भी आपके यहां पर काम कर रहे हैं उनका वेज का पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा बाय डिफॉल्ट। साथ में यहां पर ऐसा लिखा हुआ कि इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, अगर कोई पर्सन फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है, तो उस केस में मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर वेज मिले उसे, जो पर्सन यहां पे काम कर रहा है। अगर यहां पे कोई इंडस्ट्रियल या अदर स्टैब्लिशमेंट में वो पर्सन एम्प्लॉयड है, तो यहां पर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल, तो ऐसा कोई पर्सन जो उस इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में सारा सुपरविजन देखता है, ठीक है, डायरेक्टली एम्प्लॉयर, क्योंकि हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर के, मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए के 10 बिजनेसेस हैं, 10 बिजनेसेस हैं, यहां पर इनके मल्टीपल बिजनेस, ठीक है, तो हर बिजनेस के लिए इन्होंने क्या किया, एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ है। तो हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जो ओवरऑल सुपरविजन देखता है। अब यहां पर डायरेक्टली एम्प्लॉयर तो इन्वॉल्व नहीं है, ना ही एम्प्लॉयर को यह पता कि किस पर्सन ने कितना काम किया है, कैसे काम किया, वो सारी चीजें। तो यहां पर ऐसा पर्सन जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एसोसिएटेड है, काम कर रहा है, तो उस केस में यहां पर जो पर्सन यहां पे एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल रहेगा सुपरविजन के लिए कि यहां पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, वो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वो जो सुपरवाइजर है उससे, उसकी भी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेमेंट ऑफ वेज की। देन फर्दर अपॉन रेलवेज, रेलवे की बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सन नॉमिनेटेड, तो पूरा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर, और या कोई पर्सन अगर यहां पर रेलवेज में अपॉइंट किया गया है तो उस केस में वो पर्सन भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा कि यहां पर वेज का जो पेमेंट है वो किया जाए। एंड इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। होता है ना कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स में भी आप कुछ लोग एसोसिएटेड होते हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में जिसको भी यहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने पर्सन डेजिग्नेट किया कि भाई यहां पर जो लोग डेली काम कर रहे हैं आपको डेली उन्हें वेज पे करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर अगेन हर जगह तो कॉन्ट्रैक्टर पहुंच नहीं सकता, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ पर्सन अपॉइंट किए, तो वो जो पर्सन अपॉइंट हुए हैं उनकी भी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर वेज पे करना। मतलब आप देखिए कि वेज पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग अलग लेवल पे बना दी गई, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वेज का नुकसान नहीं होना चाहिए, कल को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि वेज मुझे नहीं देना है, मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। एम्प्लॉयर अल्टीमेटली तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है यहां पे देखिए, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द एम्प्लॉयर। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एम्प्लॉयर की है। मतलब इस केस में मिस्टर ए हो गए, भले वो डायरेक्टली यहां पर सुपरवाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंडर मैनेजर बैठा रखा है, वो सब डिफरेंट थिंग है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। लेकिन यहां पे एक सब ऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बना दी गई हैं, ठीक है, ताकि यहां पर किसी भी तरीके का डाउट ना हो, किसी भी तरीके का डिले ना हो किसी के पेमेंट में, ठीक है। भाई किसी ने काम किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी है उसको पे करने का, तो किसी तरीके का डिले ना हो, तो इसलिए यहां पे अलग अलग पर्सन को भी मेंशन किया गया है। देन बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, ठीक है। वेज पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन काम करने के बाद आप उसे यहां पर वेज पे करेंगे। तो यहां पर यह भी जरूरी है, अगर ये वेज पीरियड फिक्स ना किया जाए, सोचिए तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयर हर महीने आपको 1 तारीख को सैलरी दे देगा क्या? नहीं, एम्प्लॉयर बोलेगा यार मैं आपको नेक्स्ट वीक देता हूं, यार मैं 15 तक देता हूं, यार मैं नेक्स्ट मंथ देता हूं। होता है बहुत सारे केस, मैं नहीं बोल रहा कि सारे एम्प्लॉयर, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट यहां पे बहुत सारे केसेस आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? जो इंसान काम कर रहा है, ठीक है, वो तो अपना सर्वाइवल, जो अपनी लाइवलीहुड वो इंश्योर कर रहा है, ठीक है। अब 1 महीना बड़ी मुश्किल से उसने काम किया, देन आपने फर्दर बोला कि नेक्स्ट मंथ पेमेंट लेना, तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको अपनी फैमिली को फीड करना है, उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी। भाई आप तो एम्प्लॉयर हैं, आप बड़े लेवल पर होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें, अगर आप यहाँ पे सैलरी लेंगे नहीं 1 साल तब भी आप मैनेज कर पाएंगे, बट यहाँ पे फॉर अ वर्कमैन जो यहाँ पे काम कर रहा है डेली वेज पर, तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये चीज, है ना। तो यहां पर
फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड के रिलेटेड प्रोविजन है कि यहां पे एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेज शैल फिक्स पीरियड इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेज शैल बी पेबल। तो यहां पर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, वेज का पेमेंट करने के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है अभी हमने देखा है कौन से पर्सन, एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के केस में अलग अलग पर्सन देखे हैं। तो जो भी पर्सन यहां पर पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यहां पर क्या करेगा, वो यहां पे वेज पीरियड डिसाइड करेगा। ठीक है, वो वेज पीरियड डिसाइड करेगा कि यहां पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट में कितने टाइम के बाद आपको वेज मिलेगा। कैसे हो सकता है भाई, वो आर्ली बेसिस पर भी हो सकता है कि आप 2 घंटे काम करो आप वेज ले जाओ, डेली बेसिस पर हो सकता है, वीकली बेसिस पर हो सकता है, फोर्टनाइटली बेसिस पर हो सकता है, मंथली बेसिस पर भी हो सकता है ना। तो वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉल है, मतलब उस मैनेजर का कॉल है या उस एम्प्लॉयर का कॉल है कि वो अपने यहां का वेज पीरियड कैसे रखना चाहता है। तो यहां पर एक और फर्दर प्रोविजन है, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ, मतलब कोई भी वेज पीरियड 1 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 मंथ से कम आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली देना चाहते हैं, आप डेली, होता ना कई जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आप देखिए वो डेली बेच पे काम करते हैं, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हैं, शाम को अपना पैसा लेकर घर चले जाते हैं। तो आप डेली बेच कर लीजिए, आप वीकली बेसिस पर कर लीजिए, आप आर्ली बेसिस पर कर लीजिए, आप फोर्टनाइटली बेसिस पर 15 दिन में कर लीजिए, लेकिन जो वेज पीरियड है वो 1 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। ये क्लियरली रिटन है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, नो वेज पीरियड अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड हियर विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मंथ, 15 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा। ठीक है, क्लियर। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, ठीक है जी, डिसाइड कर दिया हमने कि यहां पर हमने डिसाइड कर दिया कि ठीक है भाई, यहां पे हम रखेंगे हमारा मंथली बेसिस पर, ठीक है, कि मतलब 1 मंथ से ज्यादा का टाइम, मतलब आपने 1 मंथ काम किया तो आपको उसमें उसके बाद वेज मिलेगा। ठीक है, आपने 1 मंथ काम कर लिया, अब वेज कब मिलेगा। ठीक है, बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं वेज पीरियड की, वेज पीरियड का मतलब यह है कि आपको 1 महीने के काम का पैसा मिलेगा, आपको 2 घंटे के काम का पैसा मिलेगा, आपको 1 हफ्ते के काम का पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलेगा कब, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेज पीरियड का मतलब ये कि मान लीजिए कि आप ऐसा बोला गया कि भाई आप 15 डेज काम करिए आपको पैसा मिलेगा, 15 डेज का पैसा आपको हम एक बार में देंगे। ठीक है, या 1 हफ्ते का पैसा हम आपको एक बार में देंगे, तो आपको 1 हफ्ते का पैसा, 15 डेज का पैसा देंगे कब, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से अगर यहां पे 1 महीने का मान लीजिए वेज पीरियड है, तो उसमें फिर वेज मिलेगी कब, अगले महीने की 10 तारीख को, 7 तारीख को, 15 तारीख को, या उसके अगले महीने, लेकिन मिलेगी वो उस 1 महीने के काम के लिए जो आपने 1 महीना किया है, उसको हम बोलते हैं वेज पीरियड। ठीक है, अब यहां पर टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की मिलेगी कब, उस 1 महीने का मान लीजिए 1 मंथ का भी है या वीकली है या क्वार्टर वो फोर्टनाइटली है, तो उसके बाद कितने दिन बाद मिलेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहां पे द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन और इन एनी रेलवे फैक्ट्री or industrial or other establishment in which less than 1000 persons are employed be paid before expiry of the 7th day। ठीक है, तो ऐसे लोग जो यहां पर रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं, याद रखिएगा जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है वो 24,000 रुपीज से कम जिनकी वेज है उनकी बात हम कर रहे हैं, जिनकी उससे ज्यादा है उस केस में चीजें अलग हो सकती हैं। जिसके ऊपर ये एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर ये प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल या अदर स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर 1000 से कम लोग काम करते हैं, जहां पर 1000 से कम लोग काम करते हैं, उस केस में आपको अगले महीने की 7th डे तक आपको देना है। ठीक है, आपको 7th डे पर वो सैलरी देनी। मान लेते हैं मंथली वेज है, वेज पीरियड 1 मंथ का है, सो 1 से 30 तक आपने काम किया, आपको वेज कब तक मिल जाएगी, मैक्सिमम अगले मंथ के 7 तक, इस वाले 30 डेज की। राइट, फर्दर एनी अदर रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। एनी अदर मतलब जहां पर 1000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं, मतलब 1000 से कम वाले केस में ये है, और 1000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं उस केस में आप यहां पर 10th डे 30 दिन काम किया, अगले महीने की 10th तक आपके पास सैलरी है। ऐसा क्यों, देखिए यहां पर क्या होता है ना भाई, वेज आप कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, आपने 30 दिन काम किया, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन चालू होता है, किसी ने लीव लिया, कोई हाफ डे में आया, कोई लेट आया, राइट, तो सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो यहां पर क्योंकि 1000 से कम लोग हैं तो टाइम यहां पे कम रखा गया 7 डेज का। जहां पर 1000 से ज्यादा लोग हैं वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा रखा गया, क्योंकि वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा जब सारे ही वर्कर्स का यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द वेजेस आर पेबल। ठीक है, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर यहां पे मान लेते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कि यहां पर
एक महीने का मान लेते हैं वेज पीरियड है, तो एक महीने का वेज पीरियड मतलब 1 से 30 का मान लिया हमने, 1st to 30th का मान लिया हमने। तो 1st to 30th जैसे 30th कंप्लीट होगा उसके 7th डे इस वाले केस में मतलब 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ और 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इस वाले केस में यह चीज लिखी हुई है आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। लास्ट डे कब था? 30th ऑफ द प्रीवियस मंथ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द वेजेस आर पेबल। क्लियर? अब यहां पर ना, यहां पर मैंने आपको बोला कि 1 मंथ, यहां पे कम भी हो सकता है, यहां पे 15 डेज भी हो सकता है। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पर वेज पीरियड जो है वो 15 डेज का है, तो 1 से 15 आपने काम किया, 1 से 15 काम किया, फिर उसके 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 तक आपको इस केस में मिल जाएगा, ठीक है। 22 तक आपको इस केस में मिल जाएगा, 25 तक आपको इस केस में मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग की वेज पीरियड क्या है, यहां पे कोई ये नहीं लिखा कि मंथ में होनी चाहिए, ये 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो भी है वेज पीरियड वो डिसाइड कौन करेगा? एम्प्लॉयर, ठीक है। बट ये क्राइटेरिया यही वाले फॉलो होंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं, वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, द वेजेस बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है, मतलब उसको उसकी जो जॉब है वो उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, उसे यहां पर निकाल दिया गया है, ठीक है, डिसमिस कर दिया गया है। उस केस में यहां पर जब उसे टर्मिनेट किया है उसके 2 दिन के अंदर यहां पे क्या होगा, उसका जो वेज बनता है वो उसे मिलेगा 2 दिन के अंदर। जैसे उसने टर्मिनेट किया उसके 2 दिन के अंदर उसे यहां पर वेज पे करना है, राइट। एंड फर्दर ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे, वर्किंग डे पर ही यहां पर जो सारा पेमेंट है वो यहां पर किया जाएगा, राइट गाइज। तो ये सारे के सारे जो चीजें हमने पढ़ी हैं दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं गाइस, जितने भी स्टार बनाना हो आप स्टार बना लीजिए यहां पर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है जी, हमने ये डिसाइड कर दिया वेज पीरियड क्या होगा, हमने ये डिसाइड कर दिया कि कब तक पैसा मिल जाना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे दे सकते हैं, ठीक है, उसका भी प्रोविजन है। तो आप दे सकते हैं ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन, जो भी करंट कॉइन्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है, वो साथ ही साथ करेंसी नोट्स में भी आप दे सकते हैं। देन फर्दर बाई चेक, चेक के थ्रू भी दे सकते हैं, या बाई यहां पे आपने डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उसके थ्रू भी यहां पर, मतलब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको मुझे कैश ही देना पड़ेगा, आप मुझे चेक ही दीजिए, ऐसा नहीं है। तो यहां पर किसी भी मोड में दिए जा सकते हैं, अल्टीमेटली देना इज इंपॉर्टेंट, तो इनमें से कोई भी मोड जो है वो अडॉप्ट किया सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट वन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स रिगार्डिंग डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। अब यहां पे वेजेस में से डिडक्शन भी की जा सकती है, वेज में से डिडक्शन भी की जा सकती है यहां पर, ठीक है। कैसी डिडक्शंस? डिडक्शन मतलब देखते हैं क्या प्रोविजन इससे रिलेटेड। डिडक्शन मतलब कोई भी चीज आपका पैसा काटना, क्यों काटना वो मैं आपको बताता हूं अभी। पहले देखते हैं यहां पे क्या रूल्स है। द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी पेड विदाउट डिडक्शन एक्सेप्ट ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहां पर बोला गया है कि जो लोग आपके यहां पर, जो लोग किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, जिन पर्संस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पर बिना किसी डिडक्शन के वेज पे करनी पड़ेगी। और कौन से डिडक्शन अलाउड है? सिर्फ वही डिडक्शन अलाउड है जो इस एक्ट में मेंशन है। वो कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो उन डिडक्शन के अलावा आपकी सैलरी को हाथ भी नहीं लगा सकता एम्प्लॉयर, ठीक है जी, ये चीज याद रखना है एम्प्लॉयर को। जो 2 डिडक्शंस इस एक्ट में मेंशन्ड है उनके अलावा यहां पर किसी भी तरीके से पैसा कट नहीं किया जाएगा। फर्दर एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर शैल बी डीम्ड टू बी डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। तो ऐसा कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयर को देना है, जो एम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयर को देना है। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने कोई लोन लिया था, आपने कोई उधार लिया था अपने एम्प्लॉयर से, आपने एडवांस लिया था, ठीक है, तो आप उसे रिपे करेंगे, तो जो पैसा आपको एम्प्लॉयर को चुकाना है उससे भी यहां पर डिडक्शन कंसीडर किया जाएगा। आपने कोई नुकसान कर दिया, ठीक है, सपोज आप कोई लैपटॉप ले गए थे, आपसे लैपटॉप टूट गया, तो जो पेमेंट आप एम्प्लॉयर को करना चाहते हैं उसे यहां पर डिडक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। एनी लॉस ऑफ वेज रिजल्टिंग फ्रॉम द विदहोल्डिंग of increment or promotion or reduction to a lower post or suspension shall not be deemed to be reduction from the wages। अब यहां पे मान लेते हैं कि आपका इंक्रीमेंट होना था उसे रोक लिया गया, आपका प्रमोशन होना था उसे रोक लिया, तो इसकी वजह से जो वेज का नुकसान हुआ है उसे यहां पर रिडक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सारी चीजें परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें यहां पर, तो यहां पर अगर किसी का नुकसान हो गया है कि इंक्रीमेंट होना था वो रुक गया है, ठीक है, प्रमोशन होना था वो रुक गया है, आपको यहां पर डिमोट कर दिया गया है, आपको यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है, तो इनकी वजह से जो वेज का नुकसान हो रहा है उसे डिडक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्यूटी है, ठीक है। तो इसे डिडक्शन का केस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डिडक्शन जो है इसमें किए जा सकते हैं। आपके हमने देखा ना अभी कि यहां पर
जो इस एक्ट में डिडक्शन मेंशन है वही डिडक्शन आपके वेज से किया जा सकता है, अदरवाइज बाकी डिडक्शन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा डिडक्शन है? तो एक जेनरिक आइडिया लेने की जरूरत है यहां पर। ऐसा इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि डायरेक्टली आपसे डिडक्शन पूछ लेंगे, बट एक बेसिक आइडिया यहां पे जो भी फाइन्स, कोई पर्सन जो एम्प्लॉयड है उसके ऊपर कोई फाइन्स एप्लीकेबल है तो वो फाइन्स डिडक्ट करके सैलरी जा सकती है। देन ड्यूटी से एब्सेंट रहा उसके लिए डिडक्शन हो सकता है। किसी प्रकार का यहाँ पे डैमेज कि उसने किया उसके रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया उसके रिगार्डिंग हो सकता है। कोई एम्यूनिटीज सर्विसेज प्रोवाइड किए उसके लिए हो सकता है। कोई एडवांस दिया था उसके लिए यहाँ पर डिडक्ट करके उसे दे सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का लोन लिया गया था बाय द एम्प्लॉय उसको डिडक्ट किया जा सकता है। देन यहाँ पे लोन ग्रांट किया गया था हाउस बिल्डिंग के लिए उसको डिडक्ट किया जा सकता है। इनकम टैक्स पेबल है, होता है ना इनकम टैक्स, आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स कट के आपके अकाउंट पे पैसे आते हैं तो वो भी डिडक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से कुछ डिडक्शन हो गया वो भी, कुछ प्रोविडेंट फंड में जो डिडक्शन हो रहा है वो भी यहाँ पर डिडक्शन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देन एम्प्लॉयड पर्सन ने खुद रिटर्न ऑथराइजेशन के साथ बोला कि भाई मेरे पैसे को डिडक्ट करिए, कहीं पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वो भी ठीक है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई पेमेंट होना है तो यहां पर उस केस में भी यहां पर ये डिडक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारे डिडक्शंस हैं जो बेसिकली किए जाने पर उन्हें डिडक्शन माना जाएगा। इनके अलावा जो लिस्ट है यहां पर, इनके अलावा कोई भी डिडक्शन अलग से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से या वेज से नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर आता है टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। कितना डिडक्शन आप यहां पर करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एनी वेज पीरियड, वेज पीरियड मतलब जो भी आपने डिसाइड किया, ठीक है, चाहे वो 15 दिन 10 दिन 1 महीने 7 दिन जो भी है, जो वेज पीरियड एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया है। सो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एनी वेज पीरियड फ्रॉम द वेज, टोटल जो डिडक्शन होगा किसी भी वेज पीरियड में, ठीक है, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 75% ऑफ द वेजेस। किस केस में, वेयर सच डिडक्शंस आर होली और पार्टली मेड फॉर द पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने डिडक्शन वाले पॉइंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट जो हो रहा है वो भी हमने देखा था। तो अगर यहां पर वो पेमेंट डिडक्ट किया जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करने के लिए तो मैक्सिमम 75% ऑफ द वेजेस ही पे किया जा सकता है, ठीक है। और किसी और अदर केस में यहां पर 50% ऑफ द वेजेस ही डिडक्ट किया जा सकता है। तो मान लेते हैं किसी पर्सन की सैलरी है 10,000, वेज है 10,000 रुपीज, तो इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है क्योंकि 24,000 से कम है। तो अगर यहां पे पेमेंट हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को देन यहां पे मैक्सिमम 7500 जो है वो डिडक्ट हो सकता है, 2500 उसको दे दिया जाएगा। और अगर वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता है तो मैक्सिमम डिडक्शन जो हो सकता है वो 5000 हो सकता है। क्या डिडक्शन होगा, जो भी हमने देखा, फाइन्स हो गया, ड्यूटी से एब्सेंट रहा, ठीक है, वो सारे केसेस मिलाकर यहां पे 55,000 रुपीज ही हो सकता है अगर 10,000 उसकी वेज है तो। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं फाइन्स के प्रोविजन में। फाइन्स मतलब आप फाइन समझते हैं ना, फाइन तो हम लोग समझते ही, हम लोग ट्रैफिक रूल्स वगैरह तो ब्रेक करते रहते हैं, फाइन हमारे ऊपर लगता रहता है ना। यहां पर इस एक्ट में फाइन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो यहां पर कहा गया है टोटल अमाउंट ऑफ द फाइन इन एनी वेज पीरियड शेल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस पेबल। तो किसी भी वेज पीरियड में जो टोटल फाइन आप लगा रहे हैं, टोटल आप जो फाइन लगा रहे हैं, फाइन किस लिए हो सकता है, फाइन हो सकता है भाई आप ऑफिस लेट आ रहे हो, ठीक है, आपने हमेशा आप लेट आ रहे हैं ऑफिस, ठीक है, या फिर आपने कुछ नुकसान कर दिया तो उसके लिए आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो जो फाइन होगा वो फाइन यहां पर 3% ऑफ द वेज पेबल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहां पे आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, आपकी वेज है मतलब 10,000 रुपए, तो यहां पर उससे 300 से ज्यादा रुपीस कट नहीं किया जा सकता। ये है प्रोविजन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नो फाइन शैल बी इंपोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो यहां पर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड पर्सन है जिसकी एज 15 साल से कम है उसके ऊपर कोई भी फाइन इंपोज नहीं किया जाएगा, ये भी रूल है, ठीक है। छोटा बच्चा है जी, अब उसके ऊपर फाइन लगाओगे तो बेचारा मस्ती तो करेगा ही, कुछ चीजें तो करेगा। 15 साल का बच्चा है, 15 साल से कम का बच्चा है, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि आप एकदम से बिल्कुल बॉस लेवल की तरह मैच्योर बिहेव करें, नो, ठीक है। तो वहां पर उसके ऊपर कोई भी फाइन जो है वो इंपोज नहीं किया जाएगा। नो फाइन इंपोज शैल बी रिकवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज इंपोज्ड। तो जो भी फाइन यहां पर इंपोज किया गया है, पहली बात तो वो इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं किया जा सकता, वेरी फर्स्ट थिंग, इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं किया जा सकता, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंडली 90 डेज की एक्सपायरी के बाद नहीं, मान लेते हैं कि कोई जो यहां पर बेसिकली फाइन है वो 1 सितंबर को इंपोज किया गया था, ठीक है, 1 सितंबर को इंपोज किया गया था। तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये बेसिकली 30 नवंबर के बाद इसे यहां पर क्या किया सकता है, इसे यहां पर रिकवर नहीं किया जा सकता। मतलब 90 डेज ही हैं
जब ये इंपोज किया गया है उसके 90 डेज के अंदर रिकवर कर सकता है एम्प्लॉयर, अगर 90 डेज खत्म तो फिर वो रिकवर भी नहीं कर सकता और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट में भी रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। देन every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed। तो यहां पर जो फाइन है ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन वो ओमिशन हुआ है, जिस दिन वो एक्ट हुआ है जिसमें जिसकी वजह से आपके ऊपर फाइन लग रहा है, मान लेते हैं आप जिस दिन लेट आए हैं तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आप लेट आए थे उसी दिन आपके ऊपर फाइन लगा, भले वो फाइन आपका 10 दिन बाद लगा हो, लेकिन यहां पे ये कंसीडर किया जाएगा कि जिस दिन आप लेट आए थे, मतलब जो भी रीजन हो फाइन लगने का, उसी दिन वो चीज हुई है। ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आपको उस समय तो यहां पे छोड़ दिया, उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद आपकी कुछ कहा सुनी हो गई अपने बॉस के साथ, तो बॉस ने आपके ऊपर पुरानी बात पर उठाकर फाइन लगा दिया। नो, जिस दिन वो एक्ट हुआ है उस दिन से कंसिडर किया जाएगा कि फाइन लगा है और वहीं से 90 डेज काउंट किए जाएंगे। तो 90 डेज के अंदर अगर वो रिकवर हो गया, ठीक है, नहीं हुआ देन रिकवर हो भी नहीं सकता बाद में। All fines and all realization shall be applied only to such purposes beneficial to the persons employed in the factory। यहां पे जो भी फाइन्स का अमाउंट इकट्ठा होगा वो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर अपने घर ले जाएगा उसको, ठीक है, बच्चे को बाइक वगैरह दिलवा देगा, वो नहीं। जो भी फाइन का अमाउंट होगा बेसिकली वो यहां पर जो वर्कमैन यहाँ पे जो लेबरर फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए ही उसे यूटिलाइज किया जाएगा। और एक्चुअल में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये चीज मेंशन है, इन सबका रिकॉर्ड मेंशन करना पड़ता है, रजिस्टर मेंशन करना पड़ता है और वो इंस्पेक्टर चेक भी करता है, इन्हीं का कंप्लाइंसेस देखा जाता है बीच बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी डिफॉल्ट हुआ, कहीं भी वायलेशन हुआ प्रोविजन का, तो पेनल्टी लगती है एम्प्लॉयर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। मान लेते हैं अगर यहाँ पे ड्यूटी से एब्सेंट थे कुछ लोग, तो उस केस में डिडक्शन कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इफ 10 और मोर पर्संस एब्सेंट, अगर 10 या उससे ज्यादा पर्सन एब्सेंट है विदाउट नोटिस और विदाउट रीजनेबल कॉज, लगातार होता है ना, कई बार बंक कर दिया उन्होंने, काइंड ऑफ स्ट्राइक कर दी कि भाई कल काम पे नहीं आओगे, तो 10 या उससे ज्यादा लोग बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी नोटिस के यहां पर अगर वो एब्सेंट होते हैं, तो उस केस में यहां पर उनकी वेजेस में से डिडक्शन किया जाएगा एट यहां पे 8 डेज की, मैक्सिमम 8 डेज की वेज जो है रिडक्ट की जा सकती है, ठीक है। 10 या उससे ज्यादा लोग एब्सेंट थे, कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, तो यहां पर उनकी जो लोग एब्सेंट थे उनकी वेज में से मैक्सिमम 8 दिन का वेज जो है वो डिडक्ट किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉयर। मैक्सिमम बोला गया है, अगर एम्प्लॉयर चाहे 2 दिन का वो 2 दिन का कर सकता है, मैक्सिमम 8 डेज का जो वेज है वो यहां पर डिडक्ट किया जा सकता है। देन डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉस, ठीक है, अगर कोई डैमेज या लॉस होता है तो उस केस में क्या डिडक्शन होगा। डैमेज और लॉस के केस में यहां पर डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द डैमेज और लॉस। तो जो भी यहां पर डैमेज या लॉस हुआ है, क्योंकि कुछ भी डिफॉल्ट हो सकता है, जानबूझकर यहां पे निगलेक्ट किया हो, कुछ भी कोई भी चीज निगलेक्ट की गई हो, कोई भी चीज डिफॉल्ट की गई हो, तो डिफॉल्ट के चलते अगर यहां पर कोई एम्प्लॉय की साइड से, जो एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन के साइड से यहां पे कुछ निगलेक्ट किया गया, कुछ डिफॉल्ट किया गया और उसकी वजह से यहां पे एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है, तो कितना अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है, जितने अमाउंट का नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं बोल सकते कि आपको पेनल्टी भी लगेगी या आप इंटरेस्ट दो, नो, जितने का नुकसान हुआ है उतना ही बेसिकली यहां पर डिडक्ट किया जा सकता है उस डिफॉल्ट एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर, ठीक है। देन डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस, ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि कुछ एडवांस दिया गया था बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कुछ एडवांस दिया था यहां पर अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को, तो क्या उसे रिकवर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो यहां पर रिकवरी ऑफ एन एडवांस ऑफ मनी गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट बिगेन शैल बी मेड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंप्लीट वेज पीरियड, बट नो रिकवरी फॉर एडवांसेस गिवन फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पर अगर कुछ एडवांस दिया गया है, कोई एम्प्लॉय जो है, कोई वर्कमैन जो है ज्वाइन कर रहा है, उसने ज्वाइन किया नहीं है, उससे पहले अगर उसको कुछ एडवांस मिला है एम्प्लॉयर से, तो उस केस में वो जो एडवांस है वो रिकवर हो सकता है फर्स्ट फुल वेज पीरियड से, ठीक है। मान लेते हैं कोई पर्सन जो है यहां पे वेज पीरियड, मान लेते हैं कि वेज पीरियड हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट 30 डेज का है, ठीक है, 30 डेज का है, और यहां पे कोई जो एक पर्सन है, मिस्टर ए ज्वाइन कर रहे हैं 15th ऑफ एनी मंथ से, ठीक है, 15th ऑफ मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 15 तारीख से यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं वो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहां पर जो फर्स्ट सैलरी उनके हाथ में, फर्स्ट वेज जो 15 दिन का आएगा, उससे नहीं, जो फुल वेज पीरियड का एक यहां पर फुल वेज पीरियड का जो यहां पर उनके पास पैसा आएगा, उसमें से डिडक्ट किया जाएगा क्या? जो यहां पर रिकवरी, जो यहां पे एडवांस दिया गया था ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आने से पहले वो। लेकिन अगर कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस यहां पे बोला गया था कि आप आइए, हम आपको फ्लाइट का किराया देंगे, ठीक है, या आप ट्रेन सेकंड एसी फर्स्ट एसी से आ जाइए, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो दिया गया था वो यहां पर रिकवर नहीं किया जा सकता। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है बेसिकली उसे यहां पर रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ एडवांस अगर ज्वाइनिंग से पहले दिया गया है तो वो फर्स्ट
वेज जो फुल वेज पीरियड का जो फर्स्ट वेज रहेगी तो यहां पर उससे रिकवर किया जाएगा। यहां पर इस केस में फर्स्ट वाली जो वेज है वो फुल वेज नहीं है, जो अगली वेज होगी वो फुल वेज होगी, फर्स्ट फुल वेज, तो वहां से रिकवर किया जाएगा। बाकी रिकवरी ऑफ एन एडवांस ऑफ मनी गिवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, एक बार एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कुछ एडवांस लिया है आपने, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, उसके रिकवरी का रिलेटेड यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगी वो कंडीशंस देंगी, उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी हो जरूर जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का पैसा डूब जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे चेक होंगी, यहाँ पर कैसे चेक हो पाएगा कोई भी चीज की वेज पीरियड कितना है और यहाँ पे सैलरी कैसे, इन सबके लिए रजिस्टर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सबके लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, भाई आपने फाइन कितना डिडक्ट किया है और आपने यहाँ पर डिडक्शन कितना किया है। तो यहाँ पे जब कोई उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जाएगा तो उसको तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर कि यहाँ पे उसे रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, सारी चीज से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पर जो प्रोविजन है यहाँ पर उन सारी चीज से रिलेटेड यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। और वो जो रजिस्टर है वो एटलीस्ट यहाँ पर 3 साल तक, ठीक है, जब उसमें लास्ट एंट्री हुई थी उसके 3 साल तक एटलीस्ट उसे प्रिजर्व रखा जाएगा, उसके पहले उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता बाय द एम्प्लॉयर। अगला गाइस प्रोविजन रिलेटेड टू इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है, हर एक्ट में कुछ ना कुछ अथॉरिटीज होती हैं जिनका काम होता है कि यहां पर उस एक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है किसी भी एप्लीकेबल एस्टेब्लिशमेंट पर वो स्मूथ तरीके से हो, किसी भी तरीके का वायलेशन ना हो, कॉन्ट्रावेंशन ना हो। तो यहां पर भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है। सो एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, तो जो इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एक्ट में अपॉइंट होगा वही यहां पर भी इंस्पेक्टर का रोल प्ले करेगा, मतलब अलग से इंस्पेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जो फैक्ट्रीज एक्ट का इंस्पेक्टर रहेगा वही यहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। इंस्पेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टैब्लिशमेंट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट। देन एन इंस्पेक्टर में मेक एन एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस, सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सेट्रा। जो भी यहां पर रिकॉर्ड्स हैं उससे रिलेटेड इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सारी चीज यहां पे इंस्पेक्टर कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वेज दिया जा रहा है कि नहीं, वेज पीरियड क्या है, फाइन कितना लगाया गया, डिडक्शन कितना किया जा रहा है, सारी चीजों का इंस्पेक्शन यहां पे इंस्पेक्टर जो है वो कर सकता है। फर्दर अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि यहाँ पे किसी रजिस्टर की कॉपी वगैरह ले जाने की जरूरत है, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी सीज करने की जरूरत है, तो वो ये भी यहाँ पर कर सकता है। ये भी पावर जो है इंस्पेक्टर को दी गई है इस पर्टिकुलर एक्ट में, क्योंकि हर चीज खड़े खड़े तत्काल सेम डे तो एनालाइज नहीं की जा सकती, कुछ ऐसी चीज होती है जिसको बाद में यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगने वाली चीज है, तो उसको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर उसकी कॉपी है उसे सीज करके इंस्पेक्टर ले जा सकता है। द नेक्स्ट प्रोविजन इज क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो वेज का पेमेंट होना उसमें कुछ डिले हो रहा है, ठीक है, कुछ डिले हो रहा है उसमें एम्प्लॉयर की साइड से, तो यहां पर क्या कोई रास्ता है एम्प्लॉयड पर्सन के पास कि भाई आपकी वेज डिले हो रही है, आप कुछ कुछ क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पे अपॉइंट करेंगे किसको, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, any officer of the central government exercising function as regional labor commissioner, assistant labor commissioner with at least 2 years of experience, any officer of the state government not below the rank of assistant labor commissioner with at least 2 years of experience, a presiding officer of any labor court or industrial tribunal, ठीक है, एनी अदर ऑफिसर विथ एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहां पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इनको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, किस पर्पस के लिए, एज द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ द वेजेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और पेड इन दैट एरिया इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंसिडेंटल टू सच क्लेम्स। तो यहां पर मान लेते हैं कोई एम्प्लॉयड पर्सन है जिसकी वेज जो है वो डिले हो रही है, डिडक्शन ज्यादा हो गया है, फाइन ज्यादा कट गया है, ठीक है, कुछ भी जो भी वेज से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही जो हमने डिस्कस की हैं, उस केस में यहां पर उसके पास ऑप्शन रहेगा एम्प्लॉयड पर्सन के पास कि वो जाकर यहां पर अप्रोच कर सकता है किसको, इन अथॉरिटीज को। तो इन अथॉरिटीज को कौन अपॉइंट करेगा, इन अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगा यहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब जहां पे जिस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी केस में स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर वो अपॉइंट करेंगे और एक्चुअल में ये ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ठीक, किसी और एक्ट में, बस उनको यहां पे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको वेज से रिलेटेड जो भी यहां पर क्लेम्स आ रहे हैं आपको उसे भी यहां पर डिस्पोज ऑफ करना है,
ठीक है। तो ये जो भी अथॉरिटी, सारी की सारी अथॉरिटीज नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि सारी की सारी अथॉरिटीज अपॉइंट की जा रही है, किसी एक एरिया में कोई अथॉरिटी, किसी दूसरे एरिया में कोई और अथॉरिटी, डिपेंडिंग कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या सही लगता है। तो जो एम्प्लॉयड पर्सन है, जो सारे इश्यूज फेस कर रहा है, वो उस अपॉइंटेड, अपने एरिया के जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है, वहां पर जाकर वो क्लेम कर सकता है कि मेरी वेज जो है वो डिले हो गई है, मेरे ऊपर फाइन ज्यादा लग गया है, मेरे वेज को डिडक्ट, मेरे वेज में से डिडक्शन बहुत ज्यादा कर लिए गए। तो उस तरीके से जो भी क्लेम है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है। फर्दर इसी प्रोविजन में आगे है कि अगर यहाँ पे इफ एनी फॉल्स डिडक्शन हैज बीन मेड और वेजेस डिलेड, अगर कोई भी फॉल्स डिडक्शन कर लिया जाता है, एम्प्लॉयर ने कोई फॉल्स डिडक्शन कर लिया, जो डिडक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है, या जो मेंशन है उससे ज्यादा उसने डिडक्ट कर लिया है, या यहां पर वेज जो डिले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने जो टाइम लाइन देखा है 7th 10th, अगर वेज डिले हो रही है तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन यहां पे दे देगा किसको, कंसर्न अथॉरिटी। कौन सी कंसर्न अथॉरिटी, वही जो अथॉरिटी अभी हमने देखी है, जो भी उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके पास यहां पर एप्लीकेशन भेजेगा कौन, एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको यहां पर वेज से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। उसके बाद सेम शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन और ड्यू डेट ऑफ वेजेस। तो यहां पर 12 मंथ का टाइम दिया गया। मान लेते हैं कि आप यहां पर किसी एक पर्टिकुलर वेज पीरियड से रिलेटेड आपको इश्यू, तो उसके 12 मंथ तक आप यहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखिए ये चीज कंसीडर की गई है क्योंकि यहां पर जो वर्कमैन है वो शायद बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो, शायद उसको बहुत ज्यादा अपने राइट्स के बारे में पता ना हो, शायद उसको इस एक्ट के बारे में भी ना पता हो। तो इतना टाइम उनको दिया गया कि कभी ना कभी बाद में उनको रियलाइज होगा यार ये चीज सही नहीं है, तो उनके पास इतनी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 12 मंथ्स का टाइम दिया गया जो कि सफिशिएंट है। 12 मंथ्स में तो आपको सारी चीजें पता चली जाएंगी धीरे धीरे कि यहाँ पर आपका वेज डिडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि हो गया है। तो ऐसा ना हो कि विंडो क्लोज हो जाए फिर आप अपना पैसा ना ले पाए, इसलिए यहाँ पे इनफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू यहाँ पर पैसा वापस लिया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 12 मंथ्स वाला जो टाइम लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर बात करते हैं, अब यहां पर एप्लीकेशन कहां पहुंच गई है, एप्लीकेशन पहुंच गई है कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास, जो अथॉरिटीज हमने डिस्कस की थी। अब उसके बाद यहां पर वाइल हियरिंग द एप्लीकेशन अथॉरिटी में डायरेक्ट द रिफंड ऑफ द डिडक्ट अमाउंट और पेमेंट ऑफ डिलेड वेजेस। तो यहां पर जब एप्लीकेशन को वो हियर कर रहा होगा, एप्लीकेशन जब वो सुन रहा होगा, देख रहा होगा, उस पर एक्शन ले रहा होगा, तो यहां पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी वो डायरेक्टली बोल सकती है एम्प्लॉयर को कि भाई तुमने डिले किया है तो ये डिले का जो अमाउंट है ये आप पे करोगे, ठीक है। और या तो इस केस में अगर यहां पर आपने कोई अमाउंट ऐसा है जो आपने यहां पर डिडक्ट ज्यादा का अमाउंट डिडक्ट कर लिया तो आप उसको रिफंड करोगे। तो ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा किसके साइड से, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी रहेगी। फर्दर ऑल्सो कॉम्पेंसेशन में बी अवॉर्डेड नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स द अमाउंट डिडक्टेड। तो यहां पे जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया था इन केस ऑफ फॉल्स डिडक्शन, ठीक है, डिले के केस में, इन केस ऑफ फॉल्स डिडक्शन जो भी अमाउंट यहां पर डिडक्ट किया गया था उसका 10 टाइम्स जो है वो क्या हो सकता है, वो यहां पे कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। लेकिन वो जो अमाउंट है वो 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1500 से कम नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ डिलेड वेजेस, ठीक है, समझ में आया। अगर यहां पे फॉल्स डिडक्शन हो गया है, अगर यहां पर फॉल्स डिडक्शन हो गया है तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स डिडक्शन के केस में यहां पर क्या, दोनों के केस में एक तो जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो वापस कर दिया जाएगा, भाई आपने यहां पे फॉल्स डिडक्शन किया है, आप जो उनका एक्चुअल डिडक्शन अमाउंट था वो वापस करिए। आपने वेज डिले की है, आप उसको वेज डिले जो की है उसके केस में भी यहां पर कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो आपने डिडक्ट किया है, फॉल्स डिडक्शन जो किया है, तो आपने वो अमाउंट तो वापस करवाएगा ही, साथ साथ में कॉम्पेंसेशन भी देंगे ना, क्योंकि आपकी तो इंटेंशन ये थी कि भाई इसका फॉल्स डिडक्शन करके मैं अपने पास रख लेता हूं, गॉट इट। तो यहां पर आपकी इंटेंशन तो ये थी, तो वो अमाउंट तो मिलेगा ही उस पर्सन को, साथ साथ में कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, जो कि 10 टाइम्स नहीं हो सकता। जो भी अमाउंट काटा गया है, जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया है उसका 10 टाइम्स मैक्सिमम यहां पे कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो अमाउंट 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहां पे अगर डिले, पेमेंट ऑफ डिले वेजेस का केस है तो उस केस में यहां पर क्या होगा, उस केस में 1500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉम्पेंसेशन। तो डिलेड वेज के केस में 1500 से ज्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा, और अगर फॉल्स डिडक्शन है तो उस केस में 10 टाइम्स या 3000, ठीक है, 10 टाइम्स मैक्सिमम या 3000, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा, दोनों में से जो कम रहेगा, सॉरी, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो मतलब 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट जो यहां पर डिडक्ट किया गया है, और साथ ही साथ में यहां पे वो 3000 से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 3000 1500 तो बहुत कम अमाउंट है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि हम एक्ट भी पढ़ रहे हैं 1936 का ना, हम 2025 का एक्ट तो यहां पर रेफर नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर 1936 का एक्ट रेफर कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली अमेंडमेंट आया है, ये 1936 का ओरिजिनल प्रोविजन नहीं है, बाद में अमेंडमेंट आया, लेकिन काफी टाइम्स इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो अमाउंट है काफी कम लग रहे हैं, जो कि आज के टाइम में उतने ज्यादा रेलिवेंट है भी नहीं।
देन बात करते हैं, इवन इफ द अमाउंट डिडक्टेड और डिलेड वेजेस आर पेड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹2000 में बी डायरेक्टेड। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर कि यहां पे एप्लीकेशन पेंडिंग है कंसर्न अथॉरिटी के पास। ठीक है, यहां पे फॉल्स डिडक्शन जो हुआ था या वेज जो डिले हो रही है, तो अभी पेंडिंग है वहां पर एप्लीकेशन, अभी वहां पे चल रहा है एक्शन, लेकिन उसी बीच में अगर एम्प्लॉयर रेडी कि ठीक है मैं आपका जो फॉल्स डिडक्शन है वो वापस कर देता हूं, आपकी जो डिले वेज है मैं वो भी पे कर देता हूं, तो उस केस में भी यहां पर कॉम्पेंसेशन जो है वो यहां पर ₹2000 मैक्सिमम जो है वो दिया जा सकता है। कंसर्न अथॉरिटी यहां पे ऑर्डर देगी कि वो पैसा तो आप दोगे ही, भले एप्लीकेशन पेंडिंग है भी, लेकिन मैक्सिमम यहां पे आप ₹2000 का कॉम्पेंसेशन भी दोगे। क्यों? क्योंकि आपने परेशान तो किया इस पर्सन को। ठीक है भाई, अगर आप सही टाइम पर वेज देते, आप यहां पे फॉल्स डिडक्शन नहीं करते, तो ये पर्सन थोड़ा सा मेंटली पीस रहता, आपने इसको मेंटल अनस्टेबल कर दिया, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन तो पे करना पड़ेगा, है ना। Claim under this act shall be disposed of within a period of 3 months from the registration of the claim by the authority। जब जिस दिन ये जो क्लेम है वो रजिस्टर हो जाएगा अथॉरिटी के पास, उसके 3 मंथ्स के अंदर यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स के अंदर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन यहां पर आई है। तो यहां पर जो अथॉरिटी उसके ऊपर भी यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप 3 मंथ से ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपने खींच दिया आप 1 साल 2 साल ले रहे, नो, 3 मंथ्स के अंदर आपको ये जो इश्यू है पूरा रिजॉल्व करना है और जो भी चीज है उसको यहां पर क्लियर करना है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं, नो डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन शैल बी मेड इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट्स इफ द डिले वाज ड्यू टू। तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि पेमेंट डिले हुआ है तो उस केस में कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज रिटन, किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन पे नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट। फॉलोइंग जो केस मैं बताने वाला हूं, अगर वो केस है उस केस में पेमेंट डिले हुआ है तो कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जाएगा। डिलेड पेमेंट किया जा सकता है लेकिन कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जाएगा। क्या है? a bona fide error or bona fide dispute as to the amount payable to the employed person। यहां पे एक्चुअल में डिस्प्यूट था, वो एक्चुअल में यहां पे कंफ्यूजन था एम्प्लॉयर को कि यहां पर ये अमाउंट देना है या नहीं देना है, कितना अमाउंट देना है, और ये जो बोना फाइड एरर था जिसके चलते यहां पर डिले हो रहा था, तो वहां पे कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली कंसर्न अथॉरिटी डिसाइड करेगी भाई बोना फाइड एरर है या इंटेंशनल एफर्ट है या इंटेंशनल एरर है यहां पर, राइट। तो अगर बोना फाइड एरर है तो उस केस में यहां पर अमाउंट तो डिले वाला तो पे किया जाएगा लेकिन कॉम्पेंसेशन नहीं यहां पे दिया जाएगा। ठीक है, देन द अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस वाज अनेबल टू पे द सेम। एक कुछ इमरजेंसी आ गई, जो पर्सन यहां पर वेज देता है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया, वो पैरालिसिस में चला गया, एनी रीजन, तो इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो यहां पे पेमेंट नहीं कर पाया। ये कौन डिसाइड करेगा कोई भी इवेंट इमरजेंसी थी या नहीं थी? अगेन कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां भी इस केस में जो डिलेड वेज है वो तो मिल जाएगी लेकिन कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। फर्दर द फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई फॉर और एक्सेप्टमेंट, यहां पर एम्प्लॉयर तो देना चाहता था लेकिन सामने वाला लेने को रेडी नहीं है, वो एम्प्लॉय पैसा लेने ही नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर उसने फोन भी लगाया, उसके घर गया, वो पैसा लेने के लिए रेडी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं था, तो किसकी मिस्टेक है? यहां पर एम्प्लॉयर तो रेडी, उसका इंटेंशन सही है, तो उस केस में भी यहां पर डिलेड वेज तो मिल जाएगी उसको लेकिन कॉम्पेंसेशन यहां पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कई बार हो सकता है कि यहां पे जो एप्लीकेशन है वो फॉल्स एप्लीकेशन, मैलिशियस एप्लीकेशन है, वेक्सेशियस एप्लीकेशन है, मतलब जो एम्प्लॉयड पर्सन उसने गलत एप्लीकेशन फाइल की है, उसे पता है कि वो गलत है, उसे पता है कि जो वेज है वो सही तरीके से डिडक्ट किया गया, उसे पता है कि वेज क्यों डिले हुई है। ठीक है, उस केस में भी अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहां पर पेनल्टी इंपोज की जाएगी मैक्सिमम ₹375 की, जो कि यहां पर कौन देगा? जो यहां पर एप्लीकेशन करने वाला जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो देगा किसको? एम्प्लॉयर को। क्यों? क्योंकि भाई आपने गलत एप्लीकेशन किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में की है। ठीक है, आपको पता था कि वो गलत एप्लीकेशन है, गलत चार्जेस आप लगा रहे हैं, तो यहां पर ₹375 मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है उस पर्सन के ऊपर जो यहां पे गलत एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। देन आता है अपील का प्रोविजन। सो एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन में बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन द विच द ऑर्डर वाज मेड। तो जो भी हमने ऑर्डर देखा है, ठीक है, जो भी हमने चीजें देखी है वहां पर, तो वहां पे हो सकता है कि जो ऑर्डर है वो एम्प्लॉयर के फेवर में हो सकता है कि ऑर्डर जो है वो एम्प्लॉय के फेवर में, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि यहां पर रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके बाद अपील का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा दोनों के पास। तो वही है कि जब यहां पर अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, किसी भी जो भी ऑर्डर, चाहे वो एम्प्लॉयर के फेवर का हो चाहे वो एम्प्लॉय के फेवर का हो, उसके 30 डेज के अंदर यहां पर क्या होगा? अपील की जा सकती है। 30 डेज के अंदर अपील की जा सकती है बाय द अग्रीव्ड पर्सन, जिसको लगता है कि ये ऑर्डर अनफेयर है, अनजस्ट है, तो उस केस में वो यहां पर अपील कर सकता है। ठीक है, क्या प्रोविजन इसके रिगार्डिंग? बाय द एम्प्लॉयर, तो यहां पर अपील जो है वो एम्प्लॉयर की साइड से की जा सकती है अगर टोटल सम जो यहां पर बोला गया है एक्सीड्स ₹300 और डायरेक्टिंग इंपोजिंग ऑन द एम्प्लॉयर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सीडिंग ₹1000। तो अगर यहां पे एम्प्लॉयर के ऊपर एम्प्लॉयर को ये ऑर्डर दिया गया है कि भाई आपको यहां पे टोटल सम ₹300 का पे करना है,
या बेसिकली यहां पर आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है 1000 रुपीज की, ठीक है, 1000 रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी यहां पर डाल दी गई है, तो उस केस में अगर वो लग रहा है एम्प्लॉयर को यस कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो वो अपील कर सकता है। ठीक है जी। फर्दर यहां पे अगर एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो एम्प्लॉयड पर्सन जो है, अगर यहां पे ये एम्प्लॉयड पर्सन केस है, वो कब अपील कर सकता है, जब यहां पर उसका जो अमाउंट जो विदहेल्ड किया गया है वो यहां पे 20 रुपीज या उससे ज्यादा है, या अगर ग्रुप ऑफ पर्संस का अमाउंट यहां पे विदहेल्ड वेजेस जो विदहेल्ड कर ली गई है उसका अमाउंट यहां पे 50 रुपीज से ज्यादा है, तो ये जो कैटेगरी है, ये जो क्लास है, वो भी जाकर यहां पर क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। ठीक है, अब ये वो अमाउंट है कि इससे कम अमाउंट में अपील आप क्या करोगे भाई, पे कर दो। एम्प्लॉयर के साइड से अगर 300 रुपए से कम की लायबिलिटी है तो पे कर दो, ठीक है, पे कर दीजिए। यहां पर सिमिलरली अगर 20 रुपए से कम का अमाउंट है तो भाई ठीक है, हो गया यार, इतना क्या अपील करना उसके लिए, है ना, समझ रहे हैं मतलब। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। और बाय एनी पर्सन डायरेक्टेड टू पे अ पेनल्टी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको यहां पर पेनल्टी पे करने के लिए बोला है कंसर्न अथॉरिटी ने, तो उस केस में वो पर्सन भी यहां पर अपील कर सकता है। अगर उसे लगता है कि यहां पर मेरे साथ गलत हुआ है, अनजस्ट हुआ है, अनफेयर ऑर्डर है, तो उस केस में वो भी यहां पर अपील कर सकता है। ठीक है गाइज। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। यहां पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि देखते हैं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस एक्ट में। सो क्वेश्चन इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्लाइज टू वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इफ नॉट एक्सीडिंग बाय हाउ मच अमाउंट पर मंथ। तो कितने अमाउंट पर मंथ वालों के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है? आंसर आपको पता है 24,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नो वेज पीरियड शैल एक्सीड। कितना मैक्सिमम वेज पीरियड कितना हो सकता है? 1 मंथ का। ठीक है जी, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। राइट गाइज एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ यहां पर यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया हुआ है और स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि यहां पर आपको काफी सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, आपको इतने सारे बुक्स रेफर करना है, बहुत कंबरसम प्रोसेस है। इससे अच्छा है, द बेस्ट थिंग विल बी कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का पार्ट बनिए, वहां पर हमारे साथ प्रिपरेशन करिए। आप वहां पर हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यहां पर अलग से कोई बुक्स रेफर नहीं करनी पड़ेगी। आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, एमसीक्यूज रहेंगे, पूरी तरीके का गाइडेंस आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली एक्सपर्ट्स के साथ यहां पर अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक में यहां पर कोर्स का डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो लिंक है कोर्स जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। राइट, और आप यहां पे कूपन कोड यूज करेंगे प्रकाश मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आप यहां पे अफोर्डेबल कोर्स चाहते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। अगर आप अफोर्डेबल नहीं चाहते हैं, ज्यादा प्राइस पे कर सकते हैं, तो मत यूज करिए। अगर आप यहां पे अफोर्डेबल कोर्स चाहते हैं देन यूज द कोड प्रकाश। कैसे एनरोल करना मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सिंपली यहां पर आपको जाना है, आप यहां पर जाइए, आप यहां पर सिंपली गूगल में जाएंगे, टेक्स्ट बुक क्लिक करिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक टाइप करके यहां पे क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद यहां पर जाइए सुपर कोचिंग में। यहां यू विल सी मल्टीपल एग्जाम्स, आपको बहुत सारे एग्जाम्स दिख जाएंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है ईपीएफओ एग्जाम में। यहां पर ईपीएफओ एग्जाम में आइए, यहां पे 2 कोर्सेज दिख जाएंगे, एक तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दिख जाएगा एंड सेकंड इज द स्पेशल सब्जेक्ट का जो कोर्स है, जैसे आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, ये सारे स्पेशल कोर्स हैं। तो इन दोनों ये आपको दिख जाएंगे। मान लेते हैं अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेल करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। डेमो क्लासेस हो गए, नोट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन हो गई। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती चली जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे सारी चीजें मेंशन्ड है क्लियरली। राइट, ये सारी चीजें आपको मेंशन दिखेंगी, सारी फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देन फर्दर यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको मेरे डेमो वीडियोस देखने मिल जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हों, चाहे वो लेबर लॉस के हों, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के हों, आपको सारे यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। ठीक है जी, देन फर्दर आपको यहाँ पर नोट्स भी देखने मिल जाएंगे, ये नोट्स के सैंपल देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें गो थ्रू करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको यहाँ पर कोर्स का पार्ट बनना है या नहीं बनना। ठीक है, अगर आप यहां पर बनना चाहते हैं तो यहां पर सिंपली आइए, यहां पे स्क्रॉल डाउन करिए और यहां पे आपको एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अगर कोई कूपन कोड रहता है तो उसे डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे सिंपल जो कोड मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ पर अप्लाई करिए, प्रकाश जो कि मेरा नाम है, आपने ऐसे अप्लाई किया और यहाँ पे आपको ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख जाएगा। राइट गाइस, इस तरीके से यहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास 2 ईएमआई की फैसिलिटी भी है, या लमसम पेमेंट भी आप यहां पर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स इटसेल्फ एंड यू कैन प्रिपेयर विथ अस गाइस। और टाइम कम बचा है, यहां पर आप बहुत ज्यादा रिसर्च मोड पे जाएंगे तो आपके पास टाइम कम रहेगा, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि, क्योंकि अगर आप खुद से जाएंगे तो आपकी टाइम तो बहुत वेस्ट होगा, साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा आएगा उस केस में। और अगर हमारे साथ जुड़ते तो आप उसका लगभग 10% में आपका प्रिपरेशन हो जाएगी।
बिलीव मी, आप करके देख लीजिए, आप एक बार एफर्ट लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आई एम सजेस्टिंग हियर कि यहाँ पर आप हमारे कोर्स का पार्ट बनिए एंड वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन हियर, ठीक है। सो यूज द कोड हियर प्रकाश, जो कि मैंने आपको बताया है, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर अवेलिंग मैक्सिमम डिस्काउंट एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। इससे जुड़कर आप डायरेक्टली मुझसे टच में रह सकते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई भी इश्यूज हो वो आपके डायरेक्टली यहाँ पर रिजॉल्व होगी। इसका फायदा लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, और इसका फायदा लीजिए यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी लीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, सिंपली टेलीग्राम पे पिंग करिए, मैं आपकी वहां पर हेल्प करूंगा। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मिलेंगे अगले सेशन में जहां पर हम एक नया एक्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।